नमस्ते। हम सब ने कभी ना कभी गट फीलिंग या वो जो अंतर्ज्ञान होता है वो महसूस किया है। बिल्कुल। वो एक अंदर की आवाज। हाँ, वही। एक ऐसी आवाज़ जो बताती है कि कुछ सही है या गलत, और हमारे पास उसका कोई लॉजिकल कारण भी नहीं होता। हम्म। तो आज जो हमारे पास स्रोत हैं वे दावा करते हैं कि ये आवाज़ कोई संयोग नहीं है। बल्कि ये किसी और चीज का संकेत है। बिल्कुल, हमारे अंदर मौजूद एक, कह सकते हैं, शक्तिशाली केंद्र का, जिसे तीसरी आंख या आज्ञा चक्र कहा जाता है। और ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर आप जानते हैं बहुत रहस्यमय और उलझा हुआ लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज जो जानकारी हम देख रहे हैं उसकी खासियत यह है कि वो इस रहस्य से पर्दा हटाकर इसे बहुत ही व्यावहारिक तरीके से हमारे सामने रखती है। मतलब ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं बल्कि एक टूल की तरह है। एक टूल जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। एकदम। तो आज हमारी कोशिश इसी को समझने की है। ये आज्ञा चक्र असल में है क्या? स्रोत इसके ब्लॉक या बंद होने के बारे में क्या कहते हैं, जिससे शायद हम में से कई लोग जूझ रहे हों। और सबसे जरूरी, क्या इसे सक्रिय करने के कुछ तरीके हैं? हाँ, ऐसे तरीके जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। चलिए इस रहस्यमयी केंद्र की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या हम वाकई अपनी इस छिपी हुई शक्ति को जगा सकते हैं। और शुरू करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब स्रोत आज्ञा चक्र की बात करते हैं तो उनका इशारा सिर्फ किसी आध्यात्मिक सिंबल की तरफ नहीं है। अच्छा। वो इसे हमारी चेतना का एक ऐसा केंद्र बताते हैं जो हमारी सहज बुद्धि, फैसले लेने की ताकत और यहाँ तक कि हमारी मानसिक क्षमताओं को सीधे तौर पर कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस केंद्र में कोई गड़बड़ी है तो उसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर दिखेगा। सही बात है। होगा। लेकिन स्रोत इसके लक्षणों के बारे में और क्या बताते हैं? इस जानकारी में इन दोनों स्थितियों, ब्लॉक और सक्रिय, के बीच का फर्क बहुत साफ तरीके से बताया गया है। जब ये चक्र ब्लॉक होता है तो व्यक्ति को लगातार भ्रम या कंफ्यूजन की स्थिति महसूस होती है। कंफ्यूजन। जरूरत से ज्यादा सोचना, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, वो हावी हो जाता है। ओके। बुरे सपने, एक अनजाना डर और लगातार तनाव महसूस होना, ये सब इसके लक्षण बताए गए हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी शांत तालाब में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। और अब पानी इतना गंदा और अशांत है कि आप सतह के नीचे कुछ भी साफ नहीं देख सकते। बिल्कुल यही। ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। ओवरथिंकिंग और तनाव, ये तो आज की दुनिया की सबसे आम परेशानियां हैं। तो क्या इन दस्तावेजों का तर्क ये है कि इन समस्याओं की जड़ हमारे अंदर का ये एनर्जी इम्बैलेंस हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत मजबूत कनेक्शन है जो यहाँ दिखाया गया है। ये नहीं कहा जा रहा कि हर तनाव का कारण यही है, लेकिन इसे एक बड़े संभावित कारक के रूप में पेश किया गया है। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति बाहरी दुनिया के शोर, काम, रिश्ते, सोशल मीडिया में इतना उलझ जाता है कि उसका अपने अंदर के गाइडेंस सिस्टम से संपर्क ही टूट जाता है। वो शांत आवाज कहीं दब जाती है। ठीक है, तो ये तो हुई समस्या की बात, लेकिन इसका दूसरा पहलू ज्यादा दिलचस्प है। जब ये चक्र सक्रिय होता है तब क्या होता है? स्रोत इसके क्या फायदे गिनाते हैं? यहीं पर बात वाकई हैरान करने वाली हो जाती है। स्रोत के मुताबिक जब ये चक्र संतुलित और सक्रिय होता है तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव आता है सहज बोध, यानी इंट्यूशन में। इंट्यूशन में? हाँ, वो गट फीलिंग बहुत तेज हो जाती है। आपको बस पता होता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा इंसान भरोसे के लायक है। फैसले लेने की क्षमता बहुत मजबूत हो जाती है क्योंकि मन में स्पष्टता होती है। ये दिलचस्प है, जो कि स्रोत जिसे सहज बोध कह रहा है उसे मॉडर्न साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग से जोड़ा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग पर्दे के पीछे लगातार जानकारी और पैटर्न्स को प्रोसेस करता रहता है। शायद ये अभ्यास उस शांत मानसिक अवस्था को पाने में मदद करता है जहां हम उन सिग्नल्स को बेहतर ढंग से सुन पाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत तो इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो टेलीपैथी, मैनिफेस्टेशन और माइंड रीडिंग जैसी क्षमताओं का भी जिक्र करता है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। हाँ, क्योंकि माइंड रीडिंग जैसे शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग इसे खारिज कर देंगे। क्या स्रोत इसे किसी व्यावहारिक तरीके से समझाता है? बिल्कुल। जब यहाँ माइंड रीडिंग की बात होती है तो शायद इसका मतलब किसी के विचार पढ़ लेना नहीं है, बल्कि आपकी लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी ऊर्जा और उनकी अनकही भावनाओं को समझने की क्षमता का इतना बढ़ जाना है। क्या आपको पता चल जाता है कि सामने वाला असल में क्या महसूस कर रहा है? एकदम। ये एक तरह की बहुत गहरी सहानुभूति या हाइटेंड एम्पैथी है। आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, उनके पीछे की भावना को पकड़ लेते हैं। अच्छा, इस तरह से देखने पर यह बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और पावरफुल लगता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है,
अगर किसी को लगता है कि उसका ये चक्कर ब्लॉक है, तो स्रोत इसे खोलने या सक्रिय करने के लिए क्या तरीके सुझाते हैं? क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, और यही इस जानकारी की सबसे अच्छी बात है। तरीके बहुत सरल बताए गए हैं। पहला है रोजाना 5 से 10 मिनट ओम का जाप करना। ओम का जाप, ये तो हजारों सालों से ध्यान की एक तकनीक रही है। स्रोत इसे सिर्फ तीसरी आंख से ही क्यों जोड़ रहा है? क्या ये सिर्फ मन को शांत करने का एक तरीका नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ ओम का महत्व सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि उसके कंपन या वाइब्रेशन से जुड़ा है। वाइब्रेशन से? हाँ, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो एक खास तरह का कंपन पैदा होता है जो हमारे सिर और छाती के हिस्से में महसूस होता है। इन दस्तावेजों का तर्क है कि ये खास फ्रीक्वेंसी सीधे तौर पर पीनियल ग्रंथि यानी पाइनियल ग्लैंड को उत्तेजित करती है। अच्छा, पीनियल ग्रंथि को। जिससे कई आध्यात्मिक परंपराओं में तीसरी आंख का भौतिक रूप माना जाता है। तो ये सिर्फ मन को शांत नहीं कर रहा, बल्कि शरीर के एक खास हिस्से पर ऊर्जा को केंद्रित कर रहा है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे और भी दिलचस्प बना देता है। ठीक है, तो पहला तरीका हुआ ध्वनि कंपन। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका है त्राटक ध्यान। त्राटक? हाँ, इसमें एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती या दीपक जलाकर उसकी लौ को बिना पलक झपकाए लगातार देखना होता है, जब तक आंखों से पानी ना आने लगे। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। मैंने कोशिश की है, कुछ सेकंड्स में ही मन भटकने लगता है और आंखें जलने लगती हैं। हाँ, अभ्यास की जरूरत पड़ती है। इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? सिर्फ एक लौ को घूरने से ऐसा क्या होता है? त्राटक का सिद्धांत बहुत गहरा है। हमारी आंखें और हमारा मन लगातार बाहरी दुनिया से जानकारी अंदर लाते रहते हैं। जब हम अपनी नजर को एक बिंदु पर स्थिर कर देते हैं, तो हम उस बाहरी जानकारी के बहाव को जबरदस्ती रोक देते हैं। अच्छा। स्रोत का तर्क है कि इससे हमारी चेतना और ऊर्जा का प्रवाह जो बाहर की तरफ बह रहा था, वो पलटकर अंदर की ओर मुड़ जाता है। इससे आंतरिक केंद्र पर ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है। ये एक तरह से बाहरी दुनिया का स्विच ऑफ करके अंदर की दुनिया का स्विच ऑन करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। बाहरी दुनिया का स्विच ऑफ, ये बहुत पावरफुल तरीका इसे देखने का। इसके अलावा और क्या तरीके बताए गए हैं? तीसरा तरीका हमारी गंध की भावना से जुड़ा है। लेवेंडर या चंदन जैसे एसेंशियल ऑयल की एक बूंद को अपनी दोनों भौंहों के बीच जहां तिलक लगाते हैं, उस जगह पर हल्के से लगाना। अरोमाथेरेपी का इस्तेमाल? तो क्या ये सिर्फ मन को शांत करने के लिए है या इसका भी कोई गहरा कनेक्शन है? दोनों ही बातें हैं। एक तरफ इन तेलों की खुशबू हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है, जिससे ध्यान लगाना आसान हो जाता है। दूसरी तरफ उस खास जगह पर तेल लगाने का शारीरिक स्पर्श आपकी जागरूकता को उस बिंदु पर खींच कर ले आता है। ये आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है कि यहाँ फोकस करना है। ये एक तरह का एंकर बन जाता है। ध्वनि, दृष्टि, गंध, ये सभी हमारी इंद्रियों से जुड़े हैं। चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका पूरी तरह से मानसिक है। आंखें बंद करके अपनी दोनों भौहों के बीच एक घूमते हुए बैंगनी यानी वायलेट या गहरे नीले रंग के प्रकाश की कल्पना करना। विजुअलाइजेशन? हाँ, ये विजुअलाइजेशन की एक तकनीक है। यहाँ आप किसी बाहरी चीज का सहारा नहीं ले रहे, बल्कि अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन चारों तरीकों में एक कॉमन पैटर्न दिखता है, चाहे वो ओम का कंपन हो, दीपक की लौ हो, तेल का स्पर्श हो या बैंगनी रंग की कल्पना। सबका मकसद एक ही है, ध्यान को शरीर के खास हिस्से पर टिकाना। बिल्कुल। ये एक तरह से मानसिक जिम जाने जैसा है, जहां आप एक ही मसल पर बार बार काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये फोकस को प्रशिक्षित करने जैसा है, और जैसे जिम में मसल बनती हैं, वैसे ही यहाँ चेतना की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, ये तरीके सुनने में सरल हैं, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि क्या सिर्फ 10 मिनट ओम बोलने या मोमबत्ती देखने से सच में किसी की गट फीलिंग इतनी तेज हो सकती है? स्रोत इसके परिणामों के बारे में कितना ठोस दावा करता है? स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि नियमित अभ्यास से कुछ खास और ठोस बदलाव महसूस होने लगते हैं। जैसे कि? पहला, भविष्य के बारे में एक तरह का पूर्वाभास होने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिल्मों की तरह भविष्य साफ साफ दिखने लगेगा। अच्छा। बल्कि ये एक गहरी समझ या गट फीलिंग के रूप में आता है कि मुझे ये डील नहीं करनी चाहिए या मुझे इस इंसान से मिलना चाहिए। आप बिना किसी वजह के सही फैसले लेने लगते हैं। और इसका सीधा असर हमारे रोज के जीवन पर पड़ेगा। ये मुझे उस एहसास की याद दिलाता है जब आप किसी मुश्किल चुनाव के सामने खड़े होते हैं और अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है,
बस यही करो। हाँ, हम अक्सर उस आवाज को लॉजिक के नीचे दबा देते हैं। शायद स्रोत उसी आवाज को मजबूत करने की बात कर रहा है। हाँ। और एक और बहुत दिलचस्प परिणाम बताया गया है कि नकारात्मक लोगों और नकारात्मक स्थितियों से आपकी दूरी अपने आप बनने लगती है। अपने आप? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से लड़ते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं, बल्कि आपकी अपनी ऊर्जा या वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव और स्पष्ट हो जाती है कि जो लोग या हालात आपके लिए सही नहीं है, वे आपके जीवन से खुद ही दूर होने लगते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। जैसे एक चुंबक सिर्फ लोहे को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही आप सही चीजों को आकर्षित करने लगते हैं और गलत चीजें खुद ही छंट जाती हैं। सटीक एनालॉजी है। ये एक तरह का आंतरिक सुरक्षा तंत्र बन जाता है, जो आपको उन रास्तों पर जाने से बचाता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। गहरी होती जाती है। इंसान को ये महसूस होने लगता है कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है। तो कुल मिलाकर स्रोत इस पूरी प्रक्रिया को किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरण के रूप में पेश कर रहा है। बिल्कुल, एक इनर अवेकनिंग। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि ये एक आंतरिक क्षमता है जिसे बस धूल हटाकर जगाना है। बिल्कुल, इसका उद्देश्य आपको आपकी सर्वोच्च क्षमता, आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाना है। और इस पूरी चर्चा का सार शायद स्रोत की एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली लाइन में छिपा है। वहां कहा गया है, सिर्फ 10 मिनट अभ्यास करें और ब्रह्मांड से कहें, मुझे वो दिखाओ जो मुझे जानना चाहिए। ये लाइन बहुत गहरी है। ये दिखाती है कि इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ मैकेनिकल अभ्यास नहीं, बल्कि इरादे या इंटेंशन की कितनी बड़ी भूमिका है। सही बात है। आप सिर्फ एक क्रिया नहीं कर रहे, आप ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए एक सवाल पूछ रहे हैं। आप एक संभावना के लिए खुद को खोल रहे हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे आप यूनिवर्स के गूगल पर एक सवाल टाइप कर रहे हैं, लेकिन जवाब किसी स्क्रीन पर बाहर से नहीं आता, बल्कि आपके अंदर से ही उभरता है। क्या बात है। स्रोत में एक वाक्य है, ट्रस्ट मी, लाइफ बदलने का शुरुआत वहीं से होता है। ये बहुत आत्मविश्वास से भरा है और किसी को भी एक बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, ये एक प्रयोग करने का निमंत्रण है और यहीं पर ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। स्रोत इन तरीकों को हमारी सर्वोच्च क्षमता को अनलॉक करने के रास्ते के रूप में प्रस्तुत करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति के लिए सर्वोच्च क्षमता का असल में क्या मतलब हो सकता है? क्या इसका मतलब अलौकिक शक्तियां हासिल करना है, या फिर इसका मतलब मन की उस अवस्था को पाना है जहां इतनी गहरी शांति और स्पष्टता हो कि जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लगे? और क्या वाकई सिर्फ अपने ध्यान और इरादे को एक जगह पर केंद्रित करने से उस क्षमता का ताला खुल सकता है?